नमस्कार दोस्तों, कंटेंट एंड वोकेबलरी के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा मैन एडिट आर्टिकल है द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी आर मैनी। दोस्तों, इस आर्टिकल का सबटाइटल दिया गया है अ बिलो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट वुड मीन अ स्मॉलर डिविडेंड विंडो देन एक्सपेक्टेड। ये पूरा आर्टिकल डेमोग्राफिक डिविडेंड और घटती हुई प्रजनन दर के बारे में है। दोस्तों, ये कंपैरेटिवली आसान आर्टिकल है वोकेबलरी की दृष्टि से, लेकिन कंटेंट की दृष्टि से थोड़ा जटिल आर्टिकल है। अगर हम इस आर्टिकल की बात करें तो इसे हम 4 बड़े सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं। पहले भाग में घटती हुई प्रजनन दर डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट के बारे में चर्चा की गई है। दूसरे भाग में घटती हुई प्रजनन दर के सकारात्मक प्रभावों के बारे में चर्चा की गई है। तीसरे भाग में डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट जो है हमारा घटता प्रजनन दर, उसके नकारात्मक प्रभावों के बारे में चर्चा की गई है। और चौथा कि आखिर हम इस घटते हुए प्रजनन दर के साथ कोप अप कैसे करें, डीलिंग विद द फर्टिलिटी डिक्लाइन। दोस्तों, जो हमारा पहला शब्द है वो है कॉन्सिक्वेंसेज। ये हमारे हेडलाइन से ही हमें मिल जाता है। दोस्तों, कॉन्सिक्वेंस शब्द का अर्थ है समथिंग दैट हैपन्स और फॉलोज एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग एल्स, मतलब परिणाम, नतीजा, फल या प्रभाव। इसे महत्व के अर्थ में प्रयुक्त करते हैं, इम्पोर्टेंस। जैसे एग्जाम्पल देखें तो, अगर पहले अर्थ में एग्जाम्पल देखें तो व्हाट वर द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द वॉर। अगर दूसरे अर्थ में देखें तो इट इज ऑफ नो कॉन्सिक्वेंसेज, मतलब यह कोई महत्व की बात नहीं। वापस दोस्तों हम अपने आर्टिकल पर आते हैं, जो है द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी आर मैनी। सबसे पहले इस बात का विश्लेषण इसमें किया गया है कि जो डिक्लाइन हुआ है वो किस तरह से हुआ है। पिछले 70 वर्षों में जो फर्टिलिटी रेट है उसका निरंतर डिक्लाइन हुआ है, प्रजनन दर पूरे विश्व की लगातार घटी है। अगर हम बात करें 1951 की, तो 1951 में फर्टिलिटी रेट 5 था, जो कि घटकर 2020 में 2.4 हो चुका है। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात इसमें यह भी है कि ये ट्रांजिशन जो है इसका पैटर्न बदला है। जैसे अगर ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन ने 5 से 2 के औसत पर आने में 130 साल लिए थे। वर्ष 1800 में ब्रिटेन की प्रजनन दर 5 थी, 1930 में जाकर वो 2 हुई। तो जब इतने लंबे समय में कोई परिवर्तन होता है तो समाज उसके परिवर्तन को अपने आप एब्जॉर्व कर लेता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम साउथ कोरिया को देखें तो साउथ कोरिया ने केवल 20 साल में समान परिवर्तन हासिल कर लिया। 1965 में वो 5 के आसपास थे और 1985 में वो 2 के आसपास आ गए। और वर्तमान में साउथ कोरिया की प्रजनन दर 1.05 है, जो कि बहुत ही कम है। हमारे देश की स्थिति भी इन सबसे बहुत भिन्न नहीं है। अभी 2 दिन पहले भी हमने इस बारे में चर्चा की थी। 2021 में पहली बार हमारा जो प्रजनन दर है देश की, वो 2.1 से भी कम 2.0 पर पहुंच चुकी है। दोस्तों, ये 2.1 का आंकड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रतिस्थापन दर कहलाती है। एक आबादी को कंटिन्यूअसली उसी लेवल पर बनाए रखने के लिए 2.1 कम से कम प्रजनन दर चाहिए होती है। भारत देश ने 1952 में विश्व का सबसे पहला शासकीय फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम शुरू किया था, पर पूरे 25 साल लगे जो 1951 में 5 था उसे 4 होने में। लेकिन उसके बाद हमने काफ़ी तेजी से प्रजनन दर घटाई और अभी 2 के नीचे आ गए हैं। यहाँ तक कि जो 2021 का NFHS का डेटा है, नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे, उसके हिसाब से केवल 5 राज्य जो हैं उनकी प्रतिस्थापन दर 2.1 से ज़्यादा है, और वो हैं बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर। और कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ये आर्थिक रूप से, तुलनात्मक रूप से पिछड़े राज्यों में भी सम्मिलित हैं सभी राज्य। दोस्तों, इसके बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं लोअर फर्टिलिटी के, और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बढ़ती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ता है। कम प्रजनन दर इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कारण भी है और उसका परिणाम भी, मतलब ये एक दूसरे को सहारा देने वाली चीजें हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो प्रजनन दर घटेगी, प्रजनन दर घटेगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा।
प्रजनन दर घटने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि महिलाओं के पास अतिरिक्त समय उपलब्ध हो जाता है। आप सोच सकते हैं कि अगर एक महिला 5 बच्चे 6 बच्चे पैदा कर रही है तो उसके पास जीवन में बाकी चीज़ों के लिए समय ही नहीं बचता। लेकिन अगर एक बच्चा है या 2 बच्चे हैं तो उसके पास करियर के लिए, एजुकेशन के लिए ज़्यादा समय बचता है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो पाती हैं, शिक्षा के बेहतर अवसर मिलते हैं और प्रजनन दर कम होने से आय में भी वृद्धि होती है। दोस्तों, इसमें एक बहुत ज़रूरी जो वाक्यांश है जो हम अक्सर सुनते हैं वो है डेमोग्राफिक डिविडेंड। इसकी एकदम एग्जैक्ट परिभाषा पता होना ज़रूरी है। द स्पाइरल ऑफ लोअर फर्टिलिटी लीड्स टू अ विंडो ऑफ टाइम व्हेन द रेशियो ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन इज हायर देन दैट ऑफ डिपेंडेंट एज ग्रुप्स। दिस हाई proportion of people in the workforce boost income and investment given the higher level of savings due to lower dependence। तो जो ये घटी हुई प्रजनन दर है उसके कारण हर देश के इतिहास में एक ऐसा समय आता है जब वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, और उसकी तुलना में जो निर्भर लोग हैं, डिपेंडेंट एज ग्रुप है, 60 के ऊपर वाला एज ग्रुप, वो कम हो जाता है। ये डेमोग्राफिक डिविडेंड वाला फेज अभी हमारे देश का चल रहा है। दोस्तों, इसमें 2 जरूरी शब्द आ गए, डेमोग्राफिक और स्पाइरल। डेमोग्राफिक डिविडेंड में डेमोग्राफिक शब्द आया है और डेमोग्राफिक का मतलब होता है रिलेटिंग टू ह्यूमन पॉपुलेशंस एंड द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड अबाउट देम सच एज देयर साइज, ग्रोथ, एजेस एंड एजुकेशन। हिंदी में सामान्य रूप से जनसंख्या विषयक कहते हैं। देयर आर सम एग्जांपल ऑफ this word. Most of our listeners are in the age group of 25 to 39 और इसी को दूसरे तरीके से हम बोलते हैं most of our listeners are in the 25 to 39 demographic। या हम ऐसे कह सकते हैं अगले वाक्यांश में the newspaper will be making some changes in order to adapt to the region's shifting demographics। तो इन उदाहरणों से आप देख सकते हैं कि डेमोग्राफिक व्यवसाय की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। जब भी आप कोई काम धंधा शुरू करते हैं, विचार करते हैं, तो आप टारगेट ऑडियंस की, टारगेट कस्टमर्स की डेमोग्राफिक के बारे में विचार करते हैं कि उनका जनसंख्या की संरचना कैसी है, किस तरह की है। अगला हमारा शब्द है स्पाइरल। स्पाइरल एक आकृति होती है, नाउन के रूप में जब हम उसका प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ होता है अ लॉन्ग कर्व्ड लाइन दैट मूव्स राउंड एंड राउंड अवे फ्रॉम अ सेंट्रल पॉइंट। वर्ब के रूप में होता है ये टू मूव इन अ स्पाइरल, स्पाइरल की तरह बढ़ना। इसके कुछ उदाहरण हैं। द बॉय हैज अ स्मॉल स्पाइरल नोटबुक। द अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज बीन स्पाइरल्ड अपवर्ड। द स्टॉक मार्केट इज स्पाइरलिंग डाउनवर्ड। और अगर आपको इसकी आकृति स्पष्ट न हुई हो स्पाइरल की, तो मैं आपको स्पाइरल की आकृति दिखा भी देता हूं। स्पाइरल कुछ इस तरह का होता है। ये स्पाइरल सीढ़ियां हैं और ये कुछ और स्पाइरल की आकृतियां हैं। ये 2 डायमेंशनल स्पाइरल्स हैं, ये 3 डायमेंशनल स्पाइरल है। तो दोस्तों, अपने आर्टिकल पर हम वापस लौटते हैं। ये तो हुई डेमोग्राफिक डिविडेंड की और घटती हुई प्रजनन दर की सकारात्मक चीज़ों की बातें, लेकिन इसके कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं। अच्छी बात यह है कि इसमें नकारात्मक पहलू शुरू में नज़र नहीं आते। नकारात्मक पहलुओं को नज़र आने में समय लगता है और इसलिए अगर प्रजनन दर बहुत लंबे समय में गिरी हो तो उसके साथ कोप अप करने का, निपटने का पर्याप्त समय मिल जाता है, जैसे ब्रिटेन को मिल गया। लेकिन जैसे जापान का उदाहरण है या कोरिया का उदाहरण है, जहां बहुत तेजी से प्रजनन दर गिरी, तो ये समझने में दिक्कत हो जाती है कि प्रजनन दर घटने के नेगेटिव इफेक्ट क्या हो सकते हैं। लेकिन हमारे पास जापान और कोरिया दोनों का उदाहरण है, तो हमारा देश इस मामले में सुखद स्थिति में है। हम अभी से विचार करना शुरू कर सकते हैं कि इसके नेगेटिव इफेक्ट को हम कैसे कम कर सकते हैं। तो जो नेगेटिव इफेक्ट सबसे बड़ा होता है वो ये होता है कि जिस तरह से डेमोग्राफिक डिविडेंड शुरू में मिलता है, वैसे ही अंत में एकदम से एक बहुत बड़ी जनसंख्या वृद्ध हो जाती है। और चूंकि प्रजनन दर कुछ समय कम रहा है, तो उस वृद्ध जनसंख्या को सपोर्ट करने के लिए जो वर्कफोर्स होती रही है वो पहले से काफ़ी कम होती है। और जब यंग जनरेशन कम होती है तो उससे ह्यूमन क्रिएटिविटी भी डिमिनिश होती है, कम रहती है। दोस्तों, यहाँ हमारा शब्द एक और नया मिल गया है हमें, डिमिनिश।
डिमिनिश का अर्थ है टू बिकम और टू मेक समथिंग स्मॉलर और लेस इम्पोर्टेंट डिक्रीजेज, अर्थात छोटा होना, छोटा करना, महत्व घटाना या कम करना। इसके उदाहरण है द ड्रग्स साइड इफेक्ट शुड डिमिनिश ओवर टाइम। हर ड्रग के कुछ साइड इफेक्ट होते हैं और डॉक्टर के पास जाओ तो हमेशा बोलते हैं कि टाइम के साथ इसके इफेक्ट कम हो जाएंगे। साइड इफेक्ट, द ड्रग्स साइड इफेक्ट्स शुड डिमिनिश ओवर टाइम। या फिर दूसरी तरह से प्रयोग कर सकते हैं, नथिंग कुड डिमिनिश द इम्पोर्टेंस ऑफ हिज कंट्रीब्यूशंस। ये दोस्तों इसके कुछ उदाहरण हैं। हम आर्टिकल पर वापस लौटते हैं। तो दोस्तों अभी तो हम लोग आनंद ले रहे हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड का, लेकिन सवाल ये उठता है कि हम लोग फर्टिलिटी डिक्लाइन से डील कैसे करेंगे, डीलिंग विथ फर्टिलिटी डिक्लाइन। और ये डिक्लाइन ही हमारा आज का अंतिम शब्द भी है। दोस्तों डिक्लाइन का अर्थ होता है टू बिकम वीकर, स्मॉलर और लेस गुड, ह्रास होना, क्षीण होना। टू रिफ्यूज यूजुअली, पोलाइटली, और नाउन के रूप में इसका अर्थ होता है अ प्रोसेस और पीरियड ऑफ बिकमिंग वीकर और स्मॉलर। इसके कुछ एग्जाम्पल है, आई इन्वाइटेड हिम बट ही डिक्लाइंड। ही सेज दैट अमेरिकन इंडस्ट्री इज इन द स्टेट ऑफ डिक्लाइन। द टाउन फेल इनटू डिक्लाइन आफ्टर द फैक्ट्री क्लोज डाउन। तो दोस्तों यहाँ हम जो डिक्लाइन की चर्चा कर रहे हैं वो है फर्टिलिटी का डिक्लाइन। और फर्टिलिटी के डिक्लाइन से निपटने के तरीके हमें ढूंढने होंगे, क्योंकि फर्टिलिटी डिक्लाइन हो चुका है और आने वाले 20 से 30 सालों में हमें उसकी समस्याएं सामने आने लगेंगी। इसका जो एक तरीका है वो है इंक्रीज लेवल पार्टिसिपेशन इन वुमन। क्योंकि महिलाओं के पास समय भी बचता है, इसलिए उनका प्रतिशत वर्कफोर्स में बढ़ाकर इससे निपटा जा सकता है। दूसरा एक तरीका होता है माइग्रेंट्स। ये तरीका अमेरिका, ब्रिटेन जैसे विकसित देश अपना रहे हैं। वो दूसरे देशों के युवा माइग्रेंट्स के सहारे अपनी वर्कफोर्स बढ़ा लेते हैं, लेकिन हमारे देश में जहाँ इतनी बड़ी जनसंख्या है और नौकरी हमेशा से एक समस्या रही है, वहाँ जब तक कल्चरल शिफ्ट ही ना आ जाए तब तक माइग्रेंट्स के सहारे डिक्लाइन को रोकना बड़ा मुश्किल है। और तीसरा एक और विकल्प है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मैकेनाइजेशन के सहारे वर्कफोर्स को आर्टिफिशियली बढ़ाया जा सकता है। मतलब वर्कफोर्स तो नहीं होगी, लेकिन लोगों का काम मशीनें कर लेंगी, तो लोगों की कमी नहीं पड़ेगी। दोस्तों ये सारे तो तरीके हैं ही, लेकिन इसके अलावा जो मैंने पिछली बार भी वृद्धावस्था से संबंधित वीडियो में कहा था और इसमें लेखक ने भी इस बिंदु को रखा है, वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी और प्रोडक्टिविटी जो है हमारी वृद्ध जनसंख्या है उसमें बढ़ोतरी। दोस्तों वो है वृद्ध जनसंख्या की लाइफ एक्सपेक्टेंसी और प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी करना। मतलब हम लोगों को जो डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ लेने वाली जनसंख्या है, हमको अपनी प्रोडक्टिविटी लंबे समय तक बनाए रखनी होगी। और जो पश्चिमी देश हैं वो इस समस्या से निपटने का एक और तरीका ये अपना रहे हैं कि वो बर्थ रेट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रजनन दर को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए महिलाओं को, परिवारों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। पितृत्व अवकाश, मातृत्व अवकाश लंबे लंबे स्वीकृत किए जा रहे हैं। सोवियत संघ के समय में रूस में एक पुरस्कार चलता था मदर हीरोइन, जो 10 से ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली महिलाओं को दिया जाता था। उसे रूस ने फिर से शुरू कर दिया है। तो दोस्तों इसके निपटने के बेसिकली 3 सेगमेंट हैं। एक कि हम तात्कालिक रूप से किस तरह व्यवस्था करेंगे कि हमारी वर्कफोर्स मेंटेन रहे, महिलाओं को भर के या मैकेनाइजेशन करके। दूसरा जो हमारी वृद्ध जनसंख्या होने वाली है, हम उसी को प्रोडक्टिव बनाए रखें। और तीसरा, जब ऐसी स्थिति आएगी कि वृद्ध जनसंख्या ज़्यादा होने लगे, जो स्थिति अभी हमारे देश में नहीं है, तो हम ये विचार कर सकते हैं कि प्रजनन दर कैसे बढ़ाना है। दोस्तों ये था आज का आर्टिकल और आज के हमारे शब्दों को हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमारा पहला शब्द था कॉन्सिक्वेंस, दूसरा था डेमोग्राफिक, तीसरा था स्पाइरल, चौथा था डिमिनिश और पांचवा था डिक्लाइन। तो उम्मीद करता हूँ ये पांचों शब्द दिन भर आपके साथ रहेंगे और आपकी वोकैबुलरी का हिस्सा बन जाएंगे। और साथ ही इसमें जो कंटेंट आया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी आप एग्ज़ाम में लिखते हैं या इंटरव्यू में बोलते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप किसी अन्य विषय पर चर्चा चाहते हैं तो कमेंट में लिखकर अवगत जरूर कराएं।
आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।